हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू इंडियन बिजनेस टीवी। अंकित जी और सेठी सर का स्वागत है। जी नमस्कार। जी। नमस्ते। अंकित जी, आप दोनों का भी स्वागत है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो बाजार हमने फिर से ऊपर देखे। सेंसेक्स 294 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 80,796। और निफ्टी 114 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 24,446। एक्टिव स्टॉक्स आज के लिए अदानी पोर्ट्स, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे: अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। टॉप फाइव लूजर्स फॉर टुडे: कोटक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी, एसबीआई एंड डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो अंकित जी, बाजार के बारे में क्या कहेंगे आज? फिर से हमने ऊपर देखा है बाजार। क्या खास खबरें हैं आज एंड व्हाट इज योर एनालिसिस? निफ्टी के अंदर हम अगर देखें तो कंटिन्यूसली हमको तेजी देखने को मिल रही है। और ये तेजी बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे कंफ्यूज हैं कि इंडिया के साथ में इतना ज्यादा टेंशन चल रहा है पाकिस्तान का, उसके बाद भी हमें तेजी देखने को क्यों मिल रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सेंटिमेंट्स पूरे क्रिएट हैं, जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। और एफआईएस की अगर डीआईएस की बात करें तो कंटिन्यूसली उनके लिए भी हमने बाइंग देखी है। इस कारण से मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी बनी हुई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडियन स्टॉक्स के अंदर काफी स्ट्रेंथ मिली हुई है। और इंडियन मार्केट देखा जाए तो बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, केवल 2 लाख करोड़ की ट्रेडिंग इस इंडियन मार्केट में होती है करीब करीब। और लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो सारी चीजें अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। टैरिफ वॉर वाले जितने टेंशन थे वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहे हैं अभी। बहुत ज्यादा उसके अंदर टेंशन क्रिएट होती हुई नहीं लग रही हैं। यूक्रेन और जो रशिया का इशू है वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिख रहा हुआ है। हम्म। तो अभी ये आगे किस तरह से चीज चलती है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, जिसके कारण हमने देखा है अदानी के स्टॉक्स, जैसा कि अभी आपने बोला, अदानी के स्टॉक्स कंटिन्यूसली आज पॉजिटिव रहे हैं, जिसने मार्केट को ग्रीन रखा है। स्पेशली जो अदानी ग्रीन का जो सॉरी अदानी गैस है, उसके अंदर तो आज हमें 11% की तेजी देखने को मिली है। वहीं हम्म। अगर बात करें टॉप यूजर्स में, तो आज बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर काफी प्रेशर देखने को मिला है। तो हम्म। आज बैंकिंग स्टॉक्स ने काफी नेगेटिव देखने को मिला है। तो फेडरल कोटक बैंक हो गया, उसके बाद में हमने एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, हम्म। सभी के अंदर एक नेगेटिविटी जोन देखी हुई है। और स्टील सेक्टर के अंदर भी थोड़ा सा हमको नेगेटिव जोन देखने को मिला है। मुझे लगता है हम्म। कि एक शॉर्ट टर्म में केवल एक पैनिक है, लेकिन वापस से इसके अंदर उछाल देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट की बात रही। कॉर्पोरेट न्यूज सुन लेते हैं और फिर आगे अंकित जी के साथ चर्चा करते हैं। सेठी सर, प्लीज प्ले द कॉर्पोरेट न्यूज। कोलकाता पोर्ट में अप्रैल 2025 में 45% वृद्धि दर्ज की, जो कंटेनर कार्गो में उछाल के कारण हुई। ब्लू स्मार्ट ड्राइवर ने मुआवजा और नौकरी की गारंटी की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। चीन ने निर्यात को घरेलू बाजार में स्थानांतरित कर गहरी मंदी का खतरा बढ़ा दिया। ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में प्रधानमंत्री अल्बानीज के पुनर्निर्वाचन के बाद गिरावट देखी गई। अमेरिकी तेल की कीमतें गिरी क्योंकि ओपेक प्लस ने जून में उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया। एनपीआर और पीबीएस ने ट्रंप द्वारा प्रस्तावित संघीय फंडिंग कटौती को चुनौती देने की मंशा जाहिर की। ट्रंप ने चीन पर शुल्क घटाने का इशारा दिया और संकेत दिया कि व्यापार सौदे इस सप्ताह तक पूरे हो सकते हैं। ताइवान डॉलर ने यूएस डॉलर के मुकाबले एक पीढ़ीगत उपलब्धि हासिल की। एशियाई मुद्राएं मजबूत हुई क्योंकि अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ। वहीं तेल की कीमतें भी गिरी। बॉन्ड व्यापारियों ने अपना दृष्टिकोण बदला। पॉवेल के पक्ष में आते हुए ट्रंप द्वारा ब्याज दरों में कटौती की मांग का समर्थन किया। सीएसबी बैंक लिमिटेड ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस को ओरेकल फ्लेक्सक्यू प्लेटफॉर्म में स्थानांतरित किया। एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने रवि कुमार जोगी को मुख्य रणनीति एवं विपणन अधिकारी नियुक्त किया। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड ने एरोन मस्क को अपने वैश्विक सलाहकार बोर्ड में रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जो बायोकॉन लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ने यूएस में येसिंटेक के लिए मजबूत बाजार पहुंच सुनिश्चित की। भारती एयरटेल लिमिटेड ने टाटा ग्रुप के साथ टाटा प्ले लिमिटेड के डीटीएच व्यवसाय पर विलय वार्ता समाप्त कर दी। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड ने 76.96 करोड़ रुपए के घरेलू परियोजना अनुबंध जीते, जिनमें 77 एमएलडी एसटीपी का ईपीसी और 21 एमएलडी सीईटीपी का संचालन एवं रखरखाव शामिल है।
एवरेज लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे से पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन पीसीटी के लिए दीर्घकालिक पट्टा अनुबंध सुरक्षित किया। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने जी स्टीम पावर जीएमबीएच के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत न्यूक्लियर, इंडस्ट्रियल और थर्मल पावर उद्योगों के लिए जटिल और उच्च इंजीनियर रोटेटिंग व स्थिर एयरफॉइल्स का निर्माण किया जाएगा। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। आगे बात करते हैं टैरिफ के बारे में। तो अंकित जी, हम कई महीनों से टैरिफ देख रहे हैं न्यूज में। जब से सरकार जो बदली है यूएस में, टैरिफ के बारे में ही चर्चाएं हो रही है। तो अंकित जी बताइए कि यूएस ने हाउ मेनी टाइम्स हैज यूएसए इंक्रीज द टैरिफ? यूएसए ने इंक्रीज करा है टैरिफ को, और काफी टाइम से टैरिफ की हमने बात करी हुई थी। तो जी। देखिए, यूएस ने टैरिफ इंक्रीज करे हैं, कहीं ना कहीं ईगो की इसके अंदर बात आ गई थी, और ईगो जिस तरह से चल रहा था, तो हम्म। वर्ल्ड मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो टैरिफ की बात चली थी। तो हम्म। उन्होंने बाकी कंट्रीज के ऊपर देखा था, 70 कंट्रीज, मेजर जो 70 कंट्रीज है उनके ऊपर लगाया था। जी। तो वो सारी कंट्रीज के लगाने के बाद में ये जो टैरिफ वाला जो चक्कर है वो केवल यूएस और चाइना के बीच में रह गया। हम्म। चाइना ने बहुत स्पीड में इस चीज को रिटेलिएट करा, उस चीज का हम्म। रिस्पॉन्स बहुत जल्दी दिया, और अगर देखा जाए तो 145% और 245% तक का टैरिफ चला गया। हम्म। इससे परेशानी किसको होगी? इससे परेशानी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर्स है उनको होगी, और चाइना के कंज्यूमर्स को होगी, क्योंकि उसके बाद में एक न्यूज आई थी कि जो बाकी के 70 कंट्रीज हैं उनके ऊपर 3 महीने के लिए टैरिफ को हटा दिया गया है, या फिर हम्म। 10% तक लगा दिया गया है। हम्म। अब ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि यूएस दबता हुआ नजर आया है। अब वो चाह रहा है कि ये चाइना हमसे आके बात करे, लेकिन चाइना ने क्लियर कर दिया है कि इस अकड़ में, या फिर जितनी आपका इगोइस्टिक नेचर है, उस इगोइस्टिक नेचर में यहाँ पे बात नहीं हो सकती है, और आगे आने वाले टाइम में इतनी जल्दी बैठक नहीं हो सकती है। दोनों टेबल पे कब आके बैठेंगे, कितनी जल्दी वो बातें सॉल्व हो पाएंगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, इतनी जल्दी ये सॉल्व होने वाली नहीं है। जैसे हमने यूक्रेन और रशिया का वॉर देखा हुआ है, जो पिछले 2 साल से कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया है, और उसके बाद में अब सिर्फ बैठकें चल रही हैं और बातें चल रही हैं, सिर्फ इसी चीजों पे सारे कंसर्न चल रहे हैं। तो इसमें भी सॉल्यूशन निकलने में टाइम लगाएगा, और जो मार्केट है वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। हम्म। बुधवार को फेड की मीटिंग होने वाली है, उसमें जी। भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह सुबह जितनी भी यूएस के अंदर मूवीज बन रही हैं, वो तो ठीक है, यूएस के अगर कोई बाहर बन रही है मूवीज, उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है। तो देखिए, टैरिफ वाला जो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी इसके अंदर और ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती हैं। हम्म। ईगोइस्टिक माहौल है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके ऊपर प्रेशर आ गया, उनको नहीं पता था, या शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि चाइना इस तरह से रिटेलिएट करेगा, हम्म। क्योंकि यूएस के अंदर चाइना 14% से 15% एक्सपोर्ट करता है। वहीं अगर ग्लोबल मार्केट का देखें तो 12 से 13% इम्पोर्ट चाइना से यूएस करता है। तो सबसे हम्म। ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है दोनों इकोनॉमी को इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, लेकिन चाइना ने अपना मूवमेंट दूसरी तरफ शिफ्ट करके यूरोप की तरफ कर दिया है, मिडिल ईस्ट की तरफ कर दिया है। लेकिन हम्म। अमेरिका के पास नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चारा है, उसको चाइना के साथ आगे टाइम में, आने वाले टाइम में उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा। हम्म। इंडिया के साथ बातें चल रही हैं कि यूएस इंडिया के साथ में प्रोमोट करना चाहता है, और चाइना जितनी स्पीड से ग्रो करा है उतनी स्पीड से इंडिया ग्रो करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना आसान है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी एक थोड़ी सी डिफरेंट वे में जा रही है, और हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को लेके ही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो इतना आसान नहीं होगा चाइना को बीट करना, और मुझे लगता है कि यूएस को भी आने वाले टाइम में नेगोशिएशन के लिए हाथ बढ़ाने ही पड़ेंगे, और वो बढ़ा भी रहा है। चाइना कहीं ना कहीं इस पे मुद्दे पे बात करता हुआ दिखेगा। जी। क्या किसी भी आइटम पे टैरिफ रिड्यूस हुआ हुआ है? डू यू सी एनी डिक्रीज इन टैरिफ समवेयर? क्योंकि इसके बारे में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। देखिए, जो एथेनॉल है उसके ऊपर चाइना ने रिड्यूस करने की कोशिश करी है, हम्म। समवेयर अराउंड 50% तक उसने रिड्यूस करा है। लेकिन वो अपनी बेनिफिट्स के लिए उसने करा है। मेजर अभी तक देखा जाए तो जो कंट्रीज पे लगा हुआ था 10% जो टैरिफ था, केवल एक वही लगा हुआ है, बाकी सारी चीजें अभी नॉर्मल कंडीशन पे 3 महीने होल्ड पे है। मुझे नहीं लगता कि अभी आगे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में किसी कंट्रीज के ऊपर एकदम से हटाया जा सकता है। हम्म। यूएस की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जाते हैं उसको देखना होगा, लेकिन अभी इस तरह से कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा मार्केट जी। सेठी सर, आपके सवाल। ये सवाल ये है कि अभी जो टैरिफ है, जो नए टैरिफ लगाए हैं, अभी जैसे आपने बात की है अभी फिल्मों की, बॉलीवुड की फिल्मों पे लगाया है, उसने दूसरी कंट्री की फिल्मों पे भी लगाया है, और उसने लाइटर वे में कहा था
ट्रम्प ने कि मैं शायद पोप पोप बन जाऊं। पोप बनने की उनकी इच्छा है, लाइटर वे में उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है फिर शायद चर्च से भी कुछ पैसा आ जाएगा। आपका क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे उनका पोप बनने की बात आई थी सबसे पहले, तो उसके बाद में पूरा अमेरिका के जितना मीडिया है, जितना भी सोशल मीडिया है, सब तरफ काफी आलोचना हुई है उनकी। क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट के तौर पे हैं और पोप बनने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो शायद अभी उनके पास है नहीं। अब देखिए, उनकी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं। उनकी इच्छाएं वापस से चुनाव जीतने की थी, वो तो उन्होंने कर लिया। अब इसके बाद में क्या उनकी इच्छाएं थी कि जो टैरिफ है उसको लगाया जाए, उसके बाद में अपनी इच्छाएं तो वो पूरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इगोइस्टिक माहौल चल रहा है, तो वो सारी चीजें कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मूवीज के ऊपर, जैसा आपने बोला कि मूवीज के ऊपर उन्होंने लगाया है 100%, जितनी मूवीज आउट ऑफ यूएस बन रही हैं, वो सारी की सारी मूवीज पे उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं बॉलीवुड पे प्रेशर पड़ेगा। बॉलीवुड पे क्यों पड़ेगा, सारी जितनी भी बाहर का मूवीज बन रही हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा, या फिर जो यूएस की मूवीज भी हैं जो बाहर वो बनाने जाते हैं उनके ऊपर भी वो प्रेशर क्रिएट होगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर सेक्टर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की चीजों से इम्पैक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो यूएस का क्राउड है वो डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में। और कहीं ना कहीं वापस से हमें एक इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी जहां पे शायद धरना प्रदर्शन है, इस तरह की चीजें भी देखने को मिल जाए। क्योंकि फेड भी चिंता में है कि टैरिफ बढ़ने से इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ने का जो डर है, क्योंकि देखिए अभी तो 2.7% हमको दिख रहा है, लेकिन टैरिफ बढ़ने के बाद अभी एक महीना कंप्लीट हुआ है। आने वाले टाइम में हमको अब डेटा देखने को एक्चुअल मिलेगा अगले 15 से 20 दिन बाद, कि मार्केट में अब डेटा किस तरह से है। हमने जॉबलेस डेटा देखा, वो भी बढ़ता हुआ आ रहा है। उसके बाद में नॉन फार्म पेरोल डेटा देखा, वो भी पिछले बार से कम है। तो डेटा के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, और इसको काइंड ऑफ रिसेशन बोला जा सकता है। पिछले 1000 साल में इनको इतनी इनकम नहीं हुई है टैरिफ की। 1900 से लेके अभी तक 22% पे पहुंचा है अभी इनका जो कलेक्शन है। जी। तो इसने अपने एवरेज टैरिफ बढ़ा दिया है, 22% कर दिया है, जो 1900 से अभी तक देखा नहीं गया था। हम्म। इससे बड़ा शिफ्ट आया है। इसकी कंपैरिजन में चाइना में 13% है टैरिफ रेट। कनाडा और मेक्सिको में यूएस के साथ जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है उनका 14% और 7.3% है। और हम्म। साउथ हाईएस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड में 94%। तो अभी इन्होंने क्या किया है, सुई से लेकर जहाज तक जो भी आती चीज वो तो चीजें सब शामिल कर ली। हम्म। अभी भी पैसा नहीं भर पा रहा है जितना पैसा इनको चाहिए। तो हम्म। अभी नई आइटम ऐड करनी शुरू की, जैसे बॉलीवुड की फिल्म नहीं थी पहले, जी। 1900 में नहीं होगी, 50 साल पहले नहीं आती होंगी। तो जो नई चीजें आ रही है अभी उन पे लगाओ। और अपनी कार इनको लानी है टेस्ला, तो उस पर नहीं लगाओ। तो ऐसे थोड़ा बिजनेस चलता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? अब टैरिफ का मिस यूज हो रहा है कि प्रॉपर यूज हो रहा है? ये क्या रिटेलिएशन की बात कही आपने, वो सही बात कही है आपने। और कितना बढ़ सकता है और क्या उसका इनको लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होगा? क्रेडिबिलिटी जाएगी। सबसे पहले तो आपसे ये बताना चाहूंगा कि देखिए यूएस के अंदर इंडस्ट्रीज लगाना इतना आसान नहीं है। यूएस के अंदर अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन फ्री कंट्री है। उसके बाद में देखा जाए तो वहाँ की लिविंग कॉस्ट अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा है। इंडियन मार्केट्स में अगर देखें तो थोड़ा सा कंपैरिजन में कम है। अगर वो इम्पोर्ट करते हैं उनको बेनिफिट्स मिलता है। यूएस को जो हम जानते थे, यूएस को मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह से कभी देखा नहीं गया था। यूएस एक ऐसा ब्रांड था जहां पे वो रॉयल्टी, सर्विस इंडस्ट्रीज, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, उसके बाद में चैट जीपीटी हो गया, ये जो बड़े ब्रांड्स हैं जो रॉयल्टी लेते हैं, रॉयल्टी के साथ साथ मानी बाकी चीजें लेके आते हैं, उससे काफी हमको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और सारी की सारी चीजें आज की तारीख में देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, आईटी सेक्टर हो गया, पूरा जो इनको इकोनॉमी को हर्ट नहीं कर सकता था वो सारी चीजें वहां पे थी। क्यों इसको इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जगह और बीजिंग बनाने पे तुले हुए हैं जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। सेकंड चीज ये है कि टैरिफ से इनको लगा कि मुझे वो बहुत क्या नाम है, बहुत ज्यादा रेगुलर इनकम अच्छा हो इनको जाएगी। रेवेन्यू मिल सकता है। जी। रेगुलर और एडवांस इनकम हो जाएगी। हाँ, रेगुलर एडवांस है, इनकम हो एडवांस जाएगी। इनकम है और कमिटेड तो इनकम देखिए, है। जी देखिए एडवांस इनकम है, लेकिन अगर एज अ इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी चीजों के प्रोडक्शन इतने प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे। आज मैं अगर बात कर रहा हूँ आपको, कोई अगर मोबाइल है, एप्पल का ही मोबाइल अगर ले लें, तो अगर वो $1000 का आ रहा है तो आज की तारीख में 245% टैरिफ लगने से वो करीब करीब देखा जाए तो $2500 का आ जाएगा। तो रेट जो है वो 2.5 टाइम्स बढ़ चुके हैं। तो
परचेसिंग पावर अपने आप कम होगी। परचेसिंग पावर कम होगी तो डेफिनेटली वहां पे जो लोग हैं, जो आपको टैरिफ का जो बेनिफिट मिलने वाला था वो शायद नहीं मिलेगा। और सेकंड चीज है, इतनी इन्फ्लेशन में आप इकोनॉमी को रिसेशन में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी। अगर ये ज्यादा टाइम तक चला या लंबे टाइम तक चला और नेगोशिएशंस नहीं हुए, तो आने वाले टाइम में मान के चलिएगा कि चाइना तो बच जाएगा। चाइना अपनी दूसरी तरफ पॉलिसीज क्रिएट करके यूरोपियन मार्केट और इंडियन मार्केट को भी टच करने की, देखिए टच तो करता ही है इंडियन मार्केट, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, लेकिन मेजर जो उसका फोकस बन गया है वो यूरोप की साइड में और मिडिल ईस्ट की तरफ बन गया है। और वैसे भी चाइना को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में पसंद करा ही जाता है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अगर उनको बेनिफिट्स मिल जाता है, मैं आपको बताऊं, एक कार बनाने की कॉस्ट यूरोप के अंदर $40,000 के आसपास आती है, और इंडिया में और चाइना वही कार $18,000 में यूरोप को प्रोवाइड करता है। तो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को शायद यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पे सैलरीज हैं, इतनी ज्यादा वहां पे लैंड कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग करना आसान नहीं है। वही चीज अगर वो लोग उसके थ्रू मंगाते हैं और वहां पे टैक्सेशन लगाते हैं तो बेनिफिट्स यूरोप को ज्यादा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग हब आप मान के चलिए चाइना बना हुआ है और आगे बना रहेगा। चाइना को बीट करना आसान नहीं है, चाहे वो यूएस हो चाहे यूरोप हो, और स्पेशली इंडिया भी क्यों ना हो। ट्रम्प ने एक बात कही है, वो बोलता है कि हमारे बच्चे $2 से खेल लेंगे, उनको $20 की जरूरत नहीं है। ये जो बेचता है चाइना ला के गुड़िया और दूसरी छोटी मोटी चीजें, वो बच्चों को $20 की जरूरत नहीं, $2 से हमारा काम चल जाएगा। देखिए बात करना आसान है, लेकिन उनको भी पता है कि दो बच्चे को तो डॉलर में पूछना तो पड़ेगा इंडिया में ना। कोई $2 में तो इंडिया में भी कोई नहीं रखेगा, तो वो तो यूएस है। और बातें बोलनी आसान है, जिसके खर्चे आज की तारीख में, मेरे को ये पता है कि किसी की अगर 20,000 रुपए सैलरी है इंडियन में, इंडियन मार्केट में अगर 20,000 रुपए सैलरी है या फिर 10 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 30 तारीख को सबको जीरो हो रही है। 30 तारीख को चाहे 10 लाख वाली सैलरी का पैकेज हो चाहे 20,000 वाली सैलरी का पैकेज हो, 30 तारीख को सबको आखिरी में सबका जीरो हो रहा है। तो खर्चे सबके उस हिसाब से बढ़े हुए हैं। आप अगर सोचेंगे उस खर्चे को हम कम कर दें, और एप्पल का जो फोन है वो हम $2,500 में लोग परचेज करना पसंद कर देंगे, तो मुझे लगता है कि लोग खरीदेंगे तो सही, लेकिन काफी बड़ा पॉज लग जाएगा। और लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें अगर परेशान होंगे तो डेफिनेटली परचेजिंग पावर कम होती हुई नजर आएगी। अभी मैं एक लिस्ट पढ़ता हूँ आपके सामने, जिससे इंपोर्ट से यूएसए को नुकसान हो रहा है, उस पर मैं आपकी राय चाहूँगा। जैसे इसको अल्मुनियम और स्टील है, उस पर लगता है टैरिफ, तो उससे स्टील और एल्यूमिनियम महंगा हो गया है, तो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है और रेट बढ़ गए हैं। एग्रीकल्चर में टैरिफ बढ़ गया है एक्सपोर्ट्स पे, तो उसके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, फार्मर्स हैं, फूड प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब प्रभावित हुए हैं। माइनिंग में वो इम्पोर्टेड मेटल्स पर और मिनरल्स पर डिपेंडेंट है, तो वो भी उसको बढ़ के मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, सब चीज़ें बढ़ गई हैं। तो अब इसको क्या हो गया है कि टैरिफ चुभ रहा है। जी। होलसेल ट्रेड है, उसमें बिजनेस डीलिंग इम्पोर्टेड गुड्स फेस इंक्रीज एक्सपेंसेस, तो प्राइसिंग कम्पिटिटिवनेस उसकी चली जा रही है, तो कैसे चला पाएगा वो। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है। एक्चुअल में टैरिफ अगर देखा जाए तो दो लोगों की तरफ से रिटेलिएट हुआ है, एक दूसरे की तरफ से बिल्कुल फेंका गया है, जिसकी तरफ से बोल सकते हैं। और इतनी स्पीड में हुआ है कि जो टैरिफ था वो 54% से लेके 245% पहुंचने में 10 दिन का टाइम नहीं लगा। और वहीं अगर बात करें तो चाइना की तरफ से 145% लगा हुआ है। आने वाले टाइम में ये बातें जरूर कर रहे हैं कि हम देख लेंगे, एटीट्यूड में या ईगो में चीजें नहीं चलती हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनको पहले बातचीत करनी चाहिए थी सारी कंट्रीज के ऊपर, रिटेलिएट नहीं कर देना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ क्या करा है, एक तरीके से इट इज लाइक फतवा, उन्होंने फतवा जारी करा, लेकिन बाकी कंट्रीज तो चुप रही। बाकी कंट्रीज ने इतना रिटेलिएट नहीं करा, मैक्सिको था, कनाडा था, उन्होंने बातचीत करने का प्रयास करा। लेकिन चाइना को इन्होंने शायद बहुत कम आंका, और चाइना ने जिस तरह से रिटेलिएट करा है, वापस से एक पोजिशनिंग जो करी है मार्केट के अंदर, वो स्ट्रेंथ बताता है चाइना की। चाइना की इकोनॉमी अगर देखा जाए तो 3 से 4 साल हो गए हैं, अभी इतनी ज्यादा अपवर्ड नहीं गई है, लेकिन फिर भी चाइनीज इकोनॉमी काफी है। अगर हम दोनों का आपस में ट्रेड देखें तो 14 से 15% का ट्रेड आपस में है यूएस और चाइना के बीच में। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे के सारे इंपैक्ट चाइना और यूएस की इकोनॉमी में ही पड़ रहे हैं। चाइना फिर भी बाकी जगह एक्सपोर्टर है, इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यूएस सबसे बड़ा इंपोर्टर है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।
ऐसा ट्रम्प साहब ने सोचा है कि हमारे पास जो मोनोपोली आइटम है कोई, हम जाएंगे तो जितना मर्जी टैरिफ लगा सकते हैं, और दूसरे की आइटम बेकार में मिल रही है, बिक नहीं रही है, तभी हमारे पास आ रहा है, तो उसको हम जितना कम लगाएंगे वो लगा सकते हैं। तो ये डबल जो एटीट्यूड है, डिफरेंट एटीट्यूड दूसरे और अपने प्रोडक्ट के लेके, उसमें उसको दुविधा में डाल दिया है। जी बिल्कुल, उसको दुविधा में डाल दिया है, लेकिन जो दोनों के बीच में चल रहा है, हमने बिल्कुल सही बोला कि दोनों के बीच में अगर हम बात करें कि हमारे जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो आज की तारीख में यूनिक प्रोडक्ट्स तो देखिए किसी के पास नहीं है। चैट जीपीटी लाखों को $1,000 बना के बना था, और वहीं पे चाइना ने डीप सीक बहुत ही कम $10,000 के अंदर उसने बना के मार्केट में फेंक दिया। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो एआई के मामले में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि मेरे पास में कोई सी चीज की मोनोपोली है। मोनोपोली किसी चीज की ऐसी हो सकती है जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, जो लैंड हो गई, या फिर ऐसी कोई चीज जो रेयर है मार्केट में, केवल वही है। आप टेक्नोलॉजी बेस पर अगर बात करेंगे, या फिर मोनोपोली में कोई ऐसी चीज है जो आपके पास में कॉपीराइट है, वो एक चीज है। लेकिन आज की तारीख में आप चाइना को पीछे मत समझिए। मैं इंडिया के इस समय बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वॉर केवल दो लोगों के बीच में हो गई है, दो कंट्रीज के बीच में, यूएस और चाइना। दोनों ही अपने आप में एक पावरफुल कंट्री हैं। अंडर एस्टिमेट किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन अगर इंडिया का देखें तो इंडिया हार्डली बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट बहुत कम करता है। वहीं अगर बात करी जाए तो जो कंजम्पशन है इंडिया के अंदर, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर ही कंज्यूम हो जाती हैं। तो इम्पैक्ट तो देखिए इंडिया में कितना पड़ेगा वो तो बहुत दूर की बात हो गई है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी से पूरे ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट पड़ता था, पड़ता है और पड़ता रहेगा। इंडिया अगर मान के चलिए आज के तारीख में 6% के आसपास ग्रोथ कर रहा है, 25% के आसपास की ग्रोथ करनी पड़ेगी इंडिया को अगले 10 साल तक, तब जाके वो चाइना के आसपास भी पहुंचने की कोशिश कर पाएगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में इम्पॉसिबल जैसा लगता है। इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आता है? मैन पावर से। जो इसके लोग जी पूरे दुनिया भर में काम करते हैं, वो पैसा भेजते हैं, वो सबसे बड़ा खजाना है उसका, जी रिजर्व में जो आता है। और दूसरा उसका है, जो आईटी के लोग हैं, आईटी सेक्टर में, इन दो चीज़ों में उसका कोई कंपटीशन नहीं है। जी। तो आपको क्या लगता है कि, और इन्हों को बिजनेस बनाने के लिए एक टैरिफ ही मिला था, एक टैरिफ से ही सारा बिजनेस संभालना चाहते हैं, सारी कमाई उधर से ही चाहिए, तो वो अच्छा संभव नहीं होता है। और वो देखिए फंस एक गए हैं अभी, स्टेटमेंट वो आया था। जो बोला है उसको वापस नहीं ले पा रहे हैं, जो बोला है उसको अंदर भी नहीं ले पा रहे हैं और बाहर भी नहीं कह पा रहे हैं। इट इज अ वेरी देखिए वो टाइट तो पोजिशन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंस चुके हैं। उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की चीजें निकल के आएंगी। उनको लगा था बाकी कंट्रीज भी इनके साथ में दबेंगी और उसके बाद में सारी चीजें नेगोशिएशन पे आएंगी। चाइना ने अभी तक बैठक की बात नहीं करी है। चाइना क्लियरली दबाने की कोशिश कर रहा है। देखिए इन्होंने टैरिफ, आपने बोला कि टैरिफ ये बढ़ाने वाले हैं, टैरिफ बढ़ा के इनकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो टैरिफ को बढ़ाते हुए इन्होंने ये भी बात करी कि हम इनकम टैक्स में छूट देंगे, हम प्रोडक्ट प्राइजेस में इनको छूट देंगे, उससे इनको बेनिफिट्स मिलना चालू होंगे। मुझे लगता है कि इतना बढ़िया स्टेटमेंट नहीं था, और ये आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की, और इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वापस से प्रेशर देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट जिस तरह से अब मार्केट में वहां पे क्या होता है वो तो आने वाला बात तो बताएगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं। और चाइना के जाल में जिस तरह से फंसे हैं, वो टैरिफ को बढ़ाते बढ़ाते, चाइना को अच्छे से पता था कि मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हब अगर कोई है तो चाइना है, उसके बाद मैक्सिको, कनाडा है। मैक्सिको सेकंड नंबर पर देख सकते हैं हम लोग, लेकिन बाकी कंट्रीज के अंदर इतना नहीं है। मिडिल ईस्ट और यूरोप की तरफ बिल्कुल वो आगे बढ़ चुका है। बहुत सारी न्यूज आ रही है जहाँ पे वो उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे वो बात हो रही है। आने वाले टाइम में किस तरह से चीजें निकल के आती है वो देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन टैरिफ वाला इशू बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। मुझे लगता है एक बार हमारी बात हो रही थी तो मैंने बोला था कि ट्रम्प जो है हाथ जोड़ के खड़ा है उधर चाइना में, तो जी। अपने ऑब्जेक्शन लिया था, नई स्थिति ये नहीं है। लेकिन वो स्थिति बन गई है, अभी बना दी उसने, खुद ही बना दी। हम्म। बिल्कुल। तो और हमें लगता है वार शब्द का भी हमने पहले, सबसे पहले हमने उपयोग किया है उसका यूज। जी पहले सारी टैरिफ की बातें चल रही थी, तो हमने कहा जैसे ही कंट्रीज की वार हो रही है ऐसे वार होगी टैरिफ में। मैंने पहले कहा हाँ। उसको, उसके बाद ये वार जी वर्ड पॉपुलर हुआ। सही बात है। हम 2 4 महीने 6 महीने से इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और ये तो होना ही था। हाँ जी। ये तो हम होना ही लोगों ने था। टैरिफ वार का पहले यूज किया है। आप हमारी डिस्कशन देखेंगे
I think we were the first to use this word, tariff war. यस 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 क्योंकि जैसे कंट्रीज की वार हो रही थी, वो नहीं समझ रही थी इनसे, तो हाँ हमने बोला भी वही झगड़ा इधर ला रहा है, वही बीज इधर डाल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो देखिए ये चीज कन्वर्ट तो हो गई है, अब इसको कैसे खींचा जाए, ये खींचना इतना आसान नहीं लग रहा है। अगर आप बोलोगे कि आज के अगले कुछ दिनों में ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी तो बेटर ये मतलब कोल्ड वॉर की तरह चला गया है। और जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, आज भी वो बोलते हैं कि वॉर इन दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन वहां पे कंडीशन वॉर वाली नहीं है। वैसे ही जैसे हमास और इसराइल का चल रहा है, सारा कोल्ड वॉर में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया है। कब उसके सॉल्यूशन निकलेंगे, और ये तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इतनी जल्दी सॉल्यूशन निकलने के लिए तैयार मत रहिए, बहुत टाइम लगेगा। मार्केट अपने दूसरे पेस में आ चुका है, ये सिर्फ न्यूज अब बनती रहेंगी। बैठकें का दौर कब चालू होगा, पहले तो चालू होगा, उसके बाद में कितना लंबा खींचेगा वो तो समय बताएगा। मुझे लगता है अभी ट्रम्प अगर मजाक भी करता है तो खुद ही हंसता है, उसमें कोई दूसरा लोग हंसने वाला नहीं है उसके साथ कोई। बिल्कुल, आज की तारीख में यही स्थिति है। तो ये कितना आइसोलेशन वाली बात हो गई है, इतना पब्लिक फिगर हो गए और साइडलाइन कर दिया सबने उसको, दुनिया भर ने। नोबडी वांट्स टू टॉक टू हिम। लेकिन एक इंडिया ऐसा देश है जो अभी भी चाइना के सपोर्ट में नहीं है और यूएस के सपोर्ट में है, वो हमें दिख रहा है कि इंडिया को हब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए यूएस बिल्कुल तैयार है। तो यूएस कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखेगा इंडिया को, इसी वजह से हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो यूएस चाहता है कि इंडिया नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बने, क्योंकि यहाँ पे लैंड भी सस्ती है, उसके बाद में एम्प्लॉय भी आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है, हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके चलते इतना आसान नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया में काम करना। जिसकी कहानी ट्रम्प की वैसी है जैसे अमूल की है। अमूल सोचता है अगर मैं खाली दूध से पैसा कमाऊंगा तो कभी नहीं कमा पाता। आज वो पनीर जी बना रहा है, रबड़ी बना रहा है, मावा मंगा रहा है, और सौ चीजें प्रोडक्ट, आइसक्रीम बना रहा है। सौ चीजें बना के उसने कमाया है। अभी आगे सही वो बात है। ऐसे दूध पे पड़ जाए तो पीछे तो कैसे कमाई होती। हम्म, तो टैरिफ इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द इश्यूज। will जी। never, it will not solve any issues till they are retaliating each other. अंकित और जी, दूसरे आपको लोग क्या इसमें लगता है मैन्युफैक्चर कब कर तक रहे हैं ना। चलेगा ये टैरिफ वॉर? मैम मान के चलिए जब तक डोनाल्ड ट्रम्प है सीट पे तब तक ये खत्म तो नहीं होने देंगे। और ये तो बैठकें चालू होंगी, रशिया वाला वॉर करीब 2-2.5 साल तो निकल चुके हैं, तो जी। ये सिर्फ बातों बातों में निकलते जाएंगे। और जो टैरिफ लग चुके हैं वो तो लग चुके हैं, अब जो नॉर्मल कॉमन मैन है वो परेशान है, वो तो परेशान है। तो ये किस लेवल तक लेके जाएंगे उसको कहना मुश्किल है। आप अगर आप सोचेंगे कि ये सारी चीजें खत्म होने की कगार पे है, तो खत्म कुछ नहीं होगा। ये इसको खींचते जाएंगे एक रबड़ के और चिंगम की तरह, जैसे बोलते हैं, इसको ये खींचते जाएंगे। हम्म। सॉल्यूशंस निकलना मुझे नहीं लगता कि अंकित इतना जी, आसान इसमें होगा। चर्चा अच्छी हो यस, सकती है। बाकी कंट्रीज अपने सॉल्यूशंस निकालना चालू कर देंगी, दूसरी कंट्रीज के ऊपर मेहरबान होना चालू कर देंगी, या फिर दूसरी कंट्रीज के ऊपर सपोर्टिव बनना चालू हो जाएंगी और वहां से सपोर्ट लेना चालू करेंगी। तो शायद इंडिया को बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की इकोनॉमी में इतना टैलेंट है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके इतनी जल्दी। अभी चर्चा करने में मजा आएगा इस विषय पर, मसाला बहुत मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सर इंडिया की प्रॉब्लम एक अलग ही लेवल की है यहाँ पे। देखिए क्या है कि कैपिटलिस्टिक कंट्री थी चाइना, तो वहां पे उसने सारा लेवल लॉ वगैरह, हमारे यहाँ पे जो नारायण मूर्ति जी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 70 आवर वर्किंग करनी चाहिए, उसमें पूरे देश में हंगामा मच गया। आज अगर मैं कॉमन मैन की बात करूँ तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट है वहीं पे एक बस थोड़ा सा लीगेसी चल रही है, मतलब थोड़ा सा लीनियंसी चल रही है, सॉरी लीनियंसी चल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो आज की तारीख में यूथ को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको अगले आने वाली अगर 100 सालों को संभालने हैं तो आज उसको फोकस करना पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं 70 आवर्स, मैंने बहुत सारी ऐसी जगह देखी है, हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टोर वाला है, तो सुबह 9 बजे शॉप खोलता है, रात को 11 साढ़े 11 बजे क्लोज करता है, और 7 डेज वर्किंग करता है। अगर उसकी हम बात करें तो करीब करीब अगर अगर देखा जाए तो 100 आवर्स प्लस वर्किंग कर रहा है। तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि यार सबको करना चाहिए, उन्होंने बोला जिसको ग्रो करना है उसको 70 आवर्स प्लस वर्किंग करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हम अगर देख रहे हैं तो क्रिटिसिज्म हमारे देश में बहुत ज्यादा है। अगर किसी बिजनेस क्लास ने कोई बड़ी चीज बोली है तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि उसने लूट लिया। लेकिन सही बात तो यही है, एक बिजनेस क्लास होता है जो मार्केट में पैसा रोटेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और इंडिया में बिजनेस क्लास को सपोर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी जी। जी। तो अंकित जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, और फिर से वापस एक बार एक सेशन करेंगे टैरिफ का। आई थिंक ये चलता ही रहेगा, बट आज जुड़ने के लिए बिल्कुल। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप पर भी टैरिफ लगेगा। नमस्कार।